दोस्तों ये स्टोरी का 41 भाग है मेरी मोहब्बत मेरा जुनून का। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो पहले मैंने मेंशन कर दिया है प्लेलिस्ट में, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। जिंदगी काफी हसीन होती और यह लाइन इस वक्त आन्या जी रही थी। सब कुछ परफेक्ट था उसकी लाइफ में और शायद परफेक्ट से भी ज्यादा। इतना कुछ मिल गया था उसने एक ही जिंदगी में कि सब एक खूबसूरत सपने जैसा हो। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। आन्या किसी काम से मार्केट आती है और अपनी शॉपिंग खत्म कर जाने को थी। शाम ढल चुकी थी इसलिए उसके अंदर कुछ हड़बड़ाहट सी थी। तभी उसके कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज पड़ती, हेलो मिसेज आन्या, रुद्र राय चौहान। आन्या अपना नाम यूं पुकारे जाने पर थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती और अपना सिर उठाकर इधर उधर देखती है तो उसकी आंखें चौड़ी हो जाती क्योंकि उसके सामने दिव्यांका अपने होठों पर एक कुटिल स्माइल लिए खड़ी थी। आन्या जिसने उससे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, वह अपने चेहरे पर नाखुशी के भाव लिए कहती है, दिव्यांका तुम यहाँ इस वक्त। दिव्यांका अपने कदम आन्या की तरफ बढ़ाती हुई उसके सामने आ जाती है और अपने बालों को होल्ड काफी रिलैक्स टोन में कहती है, यह कैसा सवाल है, आम लोग तो मार्केट में ही दिखते हैं, पर तुम्हें मुझे कुछ देखकर हैरानी हुई क्योंकि इतने बड़े खानदान की बहू यूं इतनी छोटी सी मार्केट में कुछ अलग सा नहीं है। आन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहती, इसमें अलग क्या है, क्या बड़े खानदान के लोग मार्केट नहीं आ सकते। दिव्यांका उसकी बात सुन काफी कैजुअल टोन लिए कहती है, क्या पता, मुझे अभी शक है, और अगर बड़े खानदान से जुड़ने के बावजूद उनकी मिडिल क्लास ब्लड ना बदला तो। दिव्यांका की बात सुन उसको कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह उसका स्वभाव अच्छे से जानती थी इसलिए वह उससे बहस करना सही नहीं समझती थी। लेकिन उसके चेहरे के भाव और आंखों की नजर कुछ फीकी सी हो गई। यह देख दिव्यांका जल्दी से खुद को संभाल एक मुस्कान लिए कहती है, यह सब छोड़ो, लेट्स गो, हम साथ में आज कॉफी पीते हैं और कुछ पल, कुछ पुराने पल एक बार फिर जीते हैं, चलो ना। दिव्यांका का यूं अप्रोच करता देख आन्या सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसका रंग यूं अचानक कैसे बदल गया। वह मना करने के लिए कुछ कहती है, उससे पहले ही दिव्यांका उसका हाथ थाम कर कहती है, कम ऑन आन्या, चाहे हमारे बीच काफी कुछ हुआ है लेकिन यह बात भी तो सच है ना, हम बहनें हैं जिसने अपना बचपन एक दूसरे के साथ बहनों से ज्यादा सहेलियों जैसा बिताया है। तो फिर क्यों ना आज हम सब कुछ साइड रख कर कुछ पल साथ में बैठते हैं, प्लीज। दिव्यांका के यूं रिक्वेस्ट करने पर आन्या मान जाती और हाँ में सिर हिला देती। यह देख दिव्यांका काफी खुश होती और उसको साथ वाले कॉफी शॉप में ले जाती है और दोनों के लिए एक एक कॉफी के साथ कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर वहां बैठ जाती है। दिव्यांका मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। देखो ना, पिछली जितनी बार भी हम मिले सिर्फ जैसे दुश्मनों जैसे हम मिले, मेरा इरादा ऐसा वैसा सच में नहीं था, लेकिन तुम तो जानती हो मैं ऐसी ही हूँ, जब कोई मुझसे मेरी चीज छीन लेता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अन्य उसकी बात सुन चौंकते हुए कहती है, मेरी चीज। दिव्यांका तुम भूल रही हो, शादी कोई चीज नहीं और ना रुद्र, और वैसे भी मैंने उन्हें छीना नहीं है, तुम ही खुद ठुकरा कर चली गई थी। दिव्यांका उसकी बात सुन तपाक से कहती, और अब वापस आ गई हूँ और मेरी चीज मेरी ही होगी। यह सुन अन्य उससे अजीब नजरों से देखती है तो दिव्यांका जल्दी से बात बदलते हुए कहती है, चलो यह सब छोड़ो तुम। तभी टेबल पर कॉफी आती है तो दिव्यांका कॉफी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो कॉफी भी आ गई, लेट्स एंजॉय। आन्या का तो दिव्यांका की बातों को सुन एंजॉय करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपना हाथ बेमन से जैसे ही बढ़ाती है उसके कानों में एक जैसी जानी पहचानी आवाज गूंजती है। आन्या, यह आवाज सुन उसका दिल एक पल को धड़क सा जाता है क्योंकि वह इस आवाज को किसी पल में अतीत के पन्नों में अपने दिल में महसूस किया करती थी। वह सहमी सी जैसे ही अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। उसके मुंह से धीमी आवाज में निकलता है, आयुष। सामने एक लड़का वेटर की ड्रेस में खड़ा आन्या को एक दर्द और खुशी भरी नजरों से देख रहा था। तभी दिव्यांका खुश होते हुए कहती, और आयुष यार तुम यहाँ, व्हाट प्लेजर सरप्राइज। वही आयुष जिसका आन्या को देख चेहरा खिला था तो दिव्यांका की आवाज सुन उसकी ओर देख गुस्से में बदल जाता है। वह उसे देखना खुशी से कहता है, इट्स नॉट अ सरप्राइज दिव्यांका राठी, एक संयोग फॉल्ट, यू सी मी हियर। दिव्यांका का उसकी बात सुन सड़ा सा मुंह बन जाता है। वह उसे गुस्से में घूरती हुई कहती है तो आयुष उसे इग्नोर करता हुआ अपनी बेसब्र नजरें आन्या पर ले जाता है। वह आन्या से काफी कुछ कहने को बेकरार था लेकिन उसके लफ्ज और आंखें तभी थम गई जब उसने आन्या के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा। लाइफ उसके साथ इतनी क्रूर नहीं हो सकती, यह बात आयुष ने कभी सोचा नहीं था, इसलिए वह एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता, आई एम हैप्पी टू सी यू आन्या।
आई होप तुम मुझे पास्ट की गलतियों के लिए माफ कर चुकी होगी। इतना बोल आयुष एक नजर आन्या को जी भरकर देख वहां से चुपचाप चला जाता है। तो आन्या वहीं सुन्न सी पड़ जाती है। दिव्यांका उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए अपनी कॉफी की सिप लेते हुए कहती है, यह लड़का अभी भी अपनी अकड़ में जीता है। लाइफ कुत्तों जैसी हो गई और अकड़ चूहे जैसे, लेकिन अपनी अकड़ नहीं छोड़ी। तब तक दिव्यांका की बात सुन आन्या काफी शांत लहजे में कहती, अकड़ नहीं दिव्यांका, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। दिव्यांका आन्या की बात सुन गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच कहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट माय फुट, अब तुम अपने पास्ट अफेयर की तरफदारी करना मत शुरू कर देना। दिव्यांका का यह कहना आन्या के अंदर भी सालों पहले ही भरा गुस्सा भड़का देता है। जैसे वह उसे घूरते हुए सीधे लफ्जों में कहती है, हमारा अफेयर नहीं था दिव्यांका, हम बस अच्छे दोस्त थे। यह बात मुझसे बेहतर तुम जानती हो दिव्यांका। आन्या की बात को हवा में जैसे उड़ाते हुए कहती, हाँ हाँ, थॉट बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ तुमने अपना फ्यूचर भी देख लिया था, बट अफसोस तुम फ्यूचर जी नहीं पाई। आन्या उखड़े लहजे में कहती है, थॉट डिफरेंट थिंक दिव्यांका, वह मेरी मॉम के बेस्ट फ्रेंड का बेटा था, तो सिंपल सी बात है। और वैसे भी जब यह सब था तब हम काफी अनसिक्योर थे और मेरे दिल में ऐसा कोई प्यार नहीं था आयुष के लिए। मैंने कभी उसके लिए वैसा फीलिंग महसूस नहीं की। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, शायद हम साथ होते, लेकिन 3 साल पहले उस हादसे ने। इतना बोलते बोलते आन्या खामोश हो गई। उसकी आंखों में जैसे दर्द सा उतर आया। वह सारे अतीत के पन्ने आन्या के सामने लहराने लगे। आन्या के बोलते बोलते खामोशी के साथ उसके बदले भाव को देख दिव्यांका जैसे आग में घी के जैसी मुस्कान को मन में दबाते हुए कहती है, तुम्हें खुद से दूर कर दिया। दिव्यांका की बात सुन आन्या एक नजर उसे उठाकर देखती है, फिर अपनी नजर फेर लेती है। दिव्यांका अपनी मुस्कान छुपाते हुए एक झूठी हमदर्दी के साथ उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। लिसन बेबी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं है और ना तो सब तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ। तुम तो जानती हो इट वाज एंड एक्सीडेंट यार। आई नो पास्ट में तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन देखो फ्यूचर में उसका डबल तुम्हें मिल ही रहा है। लवली, केयरिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिच हस्बैंड। उस आयुष से तो काफी बेटर है। यंग एंड आई एम सो आल्सो हैप्पी कि रुद्र ने तुम्हें तुम्हारे उस अतीत के साथ अपना लिया एंड रिस्पेक्ट दिया जो आम लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते। इट्स वाज वेरी ग्रेट यार। दिव्यांका की बात सुन आन्या अपनी नजरें उस पर डालती है, उसके कहने पर कि रुद्र उससे उसके अतीत के साथ अपनाया। यह सुन तो आन्या के चेहरे का रंग कुछ फीका सा हो जाता है। वह अपनी नजरों में घबराहट लिए दिव्यांका को देखती है, तो दिव्यांका क्यूरियस निगाहों को लिए कहती, क्या हुआ आन्या, डोंट टेल मी कि तुमने उससे अभी कुछ नहीं बताया। वह तुम्हारे डार्क पास्ट से अनजान है। दिव्यांका के ऐसे पूछने पर आन्या और भी ज्यादा घबरा जाती है। दिव्यांका की आंखें उसे इस कदर देख रही थी जैसे उसके अंदर झांक वह सच्चाई जान ले गई है। यह सब महसूस कर आन्या हड़बड़ाहट में उठते हुए कहती है, यह ऐसी बातों के लिए कोई सही समय नहीं है। फिर अपना पर्स उठाकर अपने हाथ में पहने घड़ी देखकर वह जल्दी से कहती, आई गेस मुझे काफी टाइम हो गया, मुझे चलना चाहिए, थैंक्स फॉर कॉफी। इतना बोल आन्या खुद को संभाले वहां से निकल जाती है। उसके चाल में हड़बड़ाहट और नजरों में हिचकिचाहट और घबराहट देख दिव्यांका उसे पीछे से पुकारती है रोकने के लिए, पर आन्या रुकती नहीं। दिव्यांका उसे यूं देख मुस्कुराते हुए अपने चेयर पर काफी आराम से टिक कर कहती है, आन्या बेबी, तुम इतनी भोली और डरपोक हो कि पल नहीं बताई क्या तुम जैसी लड़कियों के लिए वह राज एक दर्द और शर्म से भरा होता है। और रही बात रुद्र को जानने के लिए, तो डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुम्हारा डर, तुम्हारा अतीत, लेकिन अपने तरीके से, वह भी सही वक्त पर। फिर उसके बाद तुम उसकी लाइफ से आउट और मैं इन। यह बोलते बोलते दिव्यांका की मुस्कान काफी कुटिल हो चुकी थी। वहीं दूर खड़ा दीवार के साइड में आयुष दिव्यांका को देख रहा था। उसकी मुस्कान और उसकी आंखों में दिखते कुटिल इरादे उससे छुपा नहीं था। उसे यह नहीं पता कि आखिर उसके और आन्या के बीच बात क्या हुई, लेकिन वह इतना जान गया था कि दिव्यांका ने जानबूझकर आन्या को किसी बात से डराया है। इसलिए वह जब कैफे से निकली तो उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। वह दिव्यांका अब काफी अच्छे से जानती थी, क्योंकि वह तीनों स्कूल टाइम में साथ पढ़े थे। आयुष भी एक मिडिल क्लास में से बिलोंग करता था और आन्या उसके मॉम की दोस्त की बेटी थी, इसलिए उसका इस वजह से शुरू से आन्या के प्रति काफी ज्यादा अटेंशन रहा करता था।
वह कब आयुष के लिए प्यार में बदला उसे पता ही नहीं चला। आयुष काफी ब्राइट स्टूडेंट था और दिखने में भी काफी अच्छा, और इस शुरू से आन्या के प्रति काफी जेंटल और केयरिंग, जिसे देख कोई भी लड़का जल जाए। कॉलेज में आते आते आयुष ने आन्या को प्रपोज किया, जिसके बाद आन्या ने पहले तो मना किया, लेकिन आयुष के लगातार कोशिश के बाद आन्या मान गई फॉर कैजुअल रिलेशनशिप। पर आन्या ने कभी उससे वह फीलिंग नहीं शो की जो एक रिश्ते में होनी चाहिए। आयुष को जो रिलेशनशिप में आने के बाद भी एक फ्रेंड के जैसे ट्रीट करती थी, और वही आयुष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस आन्या का साथ चाहिए था। आयुष ने सब प्लान जैसे पहले से ही कर लिया था कि आफ्टर ग्रेजुएशन वह उससे सगाई कर लेगा और उसके बाद 2 साल में खुद को सेटल कर वह उससे शादी कर लेगा। यह प्लान उसने आन्या से भी शेयर की थी, तो आन्या ने ज्यादा कोई आपत्ति नहीं जताई, जिस बात से आयुष काफी खुश था। वह आन्या का काफी ख्याल रखता था और हर वक्त उसे स्पेशल फील कराने का मौका ढूंढता था। यह सब काफी परफेक्ट था, लेकिन इस परफेक्ट को जैसे नजर लग गई, और वह नजर किसी और की नहीं बल्कि दिव्यांका की थी। वह एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी को मिले। उसे आन्या से जलन होने लगी थी, जिसकी वजह से उसे काफी बार आयुष को भड़काना चाहा था, खुद उसके करीब आना चाहिए, लेकिन उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ। पर आयुष को नहीं पता, लेकिन अचानक एक वक्त आन्या का बिहेवियर उसके प्रति चेंज हो गया और उसने ब्रेकअप कर लिया, जिस बात की वजह से आयुष को डिस्परेट था और ना समझ पाया। लेकिन इस बात से वह काफी हर्ट हुआ। उसने आन्या को काफी मनाने की कोशिश की। अंत में आन्या उसकी कोशिशों के बाद साथ में भी होती, अगर दिव्यांका बीच में आकर आयुष को मेंटली वीक कर उसके साथ मेक आउट न किया होता, और यह चीज आन्या ने खुद अपनी आंखों से देखी थी। इस बात का आन्या ने उस वक्त भी उस पर नहीं डाला, जैसे उससे फर्क नहीं पड़ता किसी से, लेकिन आयुष काफी हर्ट हो गया था और खुद को जैसे आन्या के लिए गिल्टी महसूस करता है। आखिर उसने खुद ही अपनी जिंदगी बस 2 पल में तबाह कर दी। वह गुस्से में आ चुका और दिव्यांका से बदला लेना चाहता था, पर वह भूल गया था अपनी औकात। दिव्यांका उसे कॉलेज से रेस्टिकेट करवा कर निकलवा दिया, जिसके बाद आयुष की लाइफ का सबसे बुरा वक्त शुरू हो गया। उसके डैड की मौत भी उस साल बीमारी के कारण हो गई और आयुष के कंधों पर सारा बोझ पड़ गया। पढ़ाई ना पूरी होने की वजह से उसका एक परफेक्ट करियर एक सपना ही रह गया। वह आज एक वेटर की जॉब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहा था। वह अगर अपनी जिंदगी में किसी से सबसे ज्यादा नफरत करता था तो वह दिव्यांका है। वह उससे यूं आन्या को तकलीफ में देखकर अपनी मुट्ठियां गुस्से में कसते हुए दीवार में मार कर कहता है, दिव्यांका का तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो दूसरों को तकलीफ देकर खुद का महल सजाते हैं। तुमने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मैं आन्या की नहीं होने दूंगा। वजह क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, या दोनों मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आन्या के साथ हूँ। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। दिव्यांका की खुशी उसके अंदर सुई के जैसे चुभ रही थी। आन्या जब तक लौटी तब तक शाम से रात हो चुकी थी। वह घर आते ही सबसे पहले हॉल से गुजरते हुए एक नौकर से पूछती है, रुद्र आ गए क्या? वह नौकर आन्या के इतना घबराए हुए एक्सप्रेशन, कुछ असमंजस में एक नजर उसे देख अपना सिर झुकाकर कहता है, जी मैं अभी 10 मिनट पहले ही आए हैं और आते ही आपके बारे में पूछा। अभी वह अपने कमरे में है। नौकर की बात सुन आन्या एक नजर सीढ़ियों से ऊपर देखती है, फिर उसे जाने को बोल जल्दी से अपने कदमों को तेज कर कमरे की ओर जाने लगती है। वह मन की ही मन घबराहट की लंबी लंबी सांसों से शांत कर खुद से कहती है, अब और नहीं रुद्र, मैं इस गिल्ट और दर्द डर में नहीं जी सकती और ना किसी को मेरे दर्द का फायदा उठाने दे सकती हूँ। जानती हूँ यह बहुत बड़ा कदम है, उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा होगा मैं नहीं जानती। आप मुझे गुस्सा करेंगे या मुझे समझेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना चाहती हूँ आप जो चाहें करेंगे, बस मुझे खुद से दूर कभी ना करें। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज। आन्या यह सारी बातें सोचकर उसकी आंखों में नमी सी आ गई। उसका दिल डर से कितनी जोर से धड़क रहा था या वही जानती थी। हाथ पांव घबराहट में जैसे जम गए थे। जितना समझाया था उसने अपने दिल को, लेकिन उसका दिल रुद्र को खोने का डर अपने दिल से निकाल नहीं पा रहा था। इस बीच आन्या कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर दरवाजा खोले, पर काफी अपने दिल को हौसला देने के बाद जैसे ही वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि उसे पहले ही कमरे का दरवाजा खुल जाता है और रुद्र कमरे से जैसे ही बाहर आता सामने आन्या को यूं देख उचक सा जाता है। वह दरवाजे की तरफ अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, तुम यहाँ दरवाजे पर? आन्या रुद्र के सवाल को सुनकर और भी ज्यादा घबरा गई।
वह अपनी नजरें इधर उधर चुराते हुए कहती है, हाँ, वह बस अंदर ही आ रही थी। नौकर ने कहा, आप मुझे ढूंढ रहे थे, कोई काम था ना? आन्या का जवाब सुन रुद्र उसके करीब आता है और उसके गालों को पकड़कर उसके चेहरे को होल्ड करते हुए उसके माथे पर किस कर कहता है, नहीं, वह बस तुम्हें देखना था। मेरे घर के आने की जल्दी वजह जो तुम हो। रुद्र की बात सुन आन्या उसकी आंखों में देख हल्का मुस्कुराती है, तो रुद्र उसकी आंखों में कुछ खालीपन देखकर फिक्र से कहता है, क्या हुआ वाइफी, सब ठीक है? रुद्र के पूछने पर आन्या अपनी हड़बड़ाहट में जल्दी से कहती है, हाँ, सब ठीक है। रुद्र कुछ शक से उसे देख कर कहता है, तो तुम्हारी आंखें यूं गुमसुम क्यों हैं? रुद्र के यूं देखने और एक के बाद एक सवाल पूछने पर आन्या जल्दी से खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह बस थोड़ा थक गई हूं ना, शायद इसलिए। रुद्र उसकी बात सुन एक बार फिर कंफर्म करने के लिए पूछता है, आर यू श्योर? आन्या जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है, तो रुद्र उसके माथे को दोबारा चूमते हुए कहता है, ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं स्टडी रूम में हूँ। इतना बोलकर रुद्र एक बार उसके गालों को सहलाते हुए जाने लगता है। आन्या झट से उसका हाथ पकड़कर कहती है, रुद्र सुनो ना। रुद्र उसके रोकने पर उसकी ओर पलट कर कहता है, हाँ। आन्या इधर उधर देख कर खुद को रिलैक्स कर कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रुद्र आन्या की बात सुन एक नजर अपनी घड़ी को देखकर कहता है, वाइफी, अगर अर्जेंट ना हो तो हम कुछ देर बाद बात कर सकते हैं। वह एक्चुअली अभी मेरी फॉरेन क्लाइंट के साथ वीडियो कॉल मीटिंग है, इसलिए अभी पॉसिबल नहीं है। मैं उससे बात जल्दी खत्म करके तुम्हारे पास आता हूँ, ओके? आन्या उसकी बात सुन उसे रोक नहीं पाती और बस हल्का सा सिर हिलाकर उसका हाथ धीरे से छोड़ देती है। रुद्र उसके गाल पर प्यार से हाथ रख उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर चला जाता है। आन्या बस उसे जाता हुआ देखकर अपने मन में कहती है, कितनी मुश्किलों से यह हिम्मत मिली थी और आपने इंतजार की जंजीरों में बांधकर मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया। लेकिन कुछ भी हो जाए, आज मैं आपको सच बताकर रहूंगी, ताकि फ्यूचर में हमारे बीच कोई ना आ सके, ना कोई गलतफहमी हो सके। इतना सोच आन्या अपने मन को पक्का इरादा कर कमरे में चली जाती है, रुद्र का इंतजार करने लगती है। आन्या कमरे में ही बेसब्री के साथ दिल में घबराहट लिए रुद्र का इंतजार कर रही थी। आज जैसे वह अपने को पूरी तरह से राजी कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज रुद्र को सब कुछ सच बता देगी, चाहे वह सब कितना ही दर्द भरा क्यों ना हो। लेकिन उसका इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमरे का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था कि आन्या ने इतनी बेसब्री से वहां का रास्ता ना नापा हो। आज जैसे बीता वक्त भी उसके दिल की घबराहट बढ़ा ही रहा था। आन्या अंत में थककर सोफे पर बैठ जाती है और वहीं बैठी बैठी रुद्र का इंतजार करने लगती है। निगाहें एक पल को भी दरवाजे का रास्ता नहीं छोड़ती और कब उसका इंतजार रातों के अंधेरे में खो जाता है, उसकी आंखों को बंद कर दिया। आन्या को कुछ पता ही नहीं चला, वह वहीं सोफे पर सिमट कर सो चुकी थी। सुबह का वक्त फोन के रिंग से आन्या की नींद अचानक ही उचट सी जाती है और वह हड़बड़ाते हुए उठती है, तो खुद को बेड पर ब्लैंकेट के अंदर पाकर असमंजस में एक पल के लिए पड़ जाती है। फिर अगले पल रुद्र का ख्याल आते ही आन्या अपनी बेसब्र निगाहें अपने बेड के आसपास दिखाते हुए कमरे में चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे रुद्र कहीं नजर नहीं आता। और इसी बीच उसकी नजर घड़ी पर पड़ती है, जो इस वक्त 9 बजा रही थी। यह देख आन्या कुछ हड़बड़ा सी जाती है, क्योंकि वह लेट हो चुकी थी और रुद्र इस वक्त तक ऑफिस के लिए निकल चुका होता था। कल रात की बेचैनी भरी नींद में उसे पता ही नहीं चला रुद्र कब आया और कब निकल गया, और इस वजह से वह उससे अपने दिल का हाल भी नहीं बता पाई। आन्या यह सब देखकर अपना सिर पकड़कर कहती है, वह सिर्फ मेरी बात फिर अधूरी रह गई, पर इन्होंने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? अब ना जाने अपनी बात कहने के लिए कितना इंतजार करना होगा, और अगर कहीं इन्हें दूसरे से पता चल गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बात अगर पता चलनी है तो मैं खुद बताऊंगी, और आज ही बताऊंगी। वह यह सब सोचकर जल्दी से अपना फोन उठाने के लिए टेबल पर हाथ बढ़ाती तो उसे वहां पर एक रोज के साथ एक पेपर मिलता है। आन्या उस गुलाब को हाथ में लिए प्यार से देख उस पेपर को पढ़ने लगती है। यह रुद्र के अल्फाज थे, माय लवली वाइफी, जानता हूँ जब तुम्हारी नींद खुलेगी तो तुम्हारी सबसे पहले निगाहें मुझे ही तलाशती हैं। मुझे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ रहा है। तुम्हें उठा भी सकता था, लेकिन तुम्हें इतने प्यार से सोता हुआ देख मेरा दिल नहीं माना।
तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी मॉर्निंग किस ले ली। और रही बात हमारे कल की अधूरी बात की, तो वाइफी वह आज हम साथ में लंच करते हुए भी कर सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू एंड लव यू सो मच। रुद्र का यह सुबह सुबह प्यारा सा मैसेज पढ़ आन्या के चेहरे पर हल्की सी ही सही लेकिन सुकून और प्यार भरी मुस्कान बिखर आई, और साथ ही दिल में तसल्ली की आज दोपहर में वह सब कुछ रुद्र को बता देगी। यह सब सोच आन्या ने अपना फोन चेक किया, जहां उसकी माँ का कॉल आया था। अपनी माँ का सुबह सुबह कॉल देख आन्या की भौं कुछ बन गई। वह जल्दी से अपनी माँ को कॉल बैक करती है। वहीं दूसरी तरफ दोपहर होने को आई थी और रुद्र उनका प्रेजेंटेशन देख काफी इम्प्रेस हुए। मिस्टर व्यास से उससे कहा कि आई मस्ट मिस्टर व्यास, योर टीम वर्क वेरी वेल, पीस टाइम और प्रोजेक्ट विल गेट टॉप सक्सेस। मिस्टर व्यास अपने बॉस के मुंह से चंद तारीफ के लफ्ज सुन फूले नहीं समा रहे थे। वह खुशी से भर कहते हैं, थैंक यू टू बॉस, थैंक यू सो मच, इट्स माई प्लेजर, यू लाइक आवर टीम एफर्ट, बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द क्रेडिट सिंसियरली टू मिस दिव्यांका राठी, शी इज अबाउट वेरी हार्ड वर्क। मिस्टर व्यास के मुंह से दिव्यांका की तारीफ सुन रुद्र एक नजर उसे देख काफी आराम भरे लहजे में कहता है, गुड, हर वर्क इज वेरी इम्प्रेसिव, ओके लेटर वी टॉक अबाउट अदर पॉइंट, मीटिंग इज ऑफ आर नाउ। रुद्र अपनी बात कहकर चुपचाप जल्दी से वहां से चल देता है। सारे एम्प्लॉय भी एक एक कर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर व्यास रुद्र के मुंह से दिव्यांका की तारीफ सुन उसे यह गुड न्यूज खुद देते हैं और उसे कांग्रेचुलेशन भी कहते हैं, लेकिन दिव्यांका के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे जैसे उसे कुछ और अब चाहिए था, जिसका एहसास मिस्टर व्यास को नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ रुद्र बेसब्री से अपनी घड़ी को बार बार ताकते हुए जल्दी से केबिन में आता है और चारों तरफ निगाहें घुमाते हुए केविन की खाली सीट देख उसे वह कुछ अचकचा सा लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसका लेटर मिलने के बाद आन्या अब तक केबिन में उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रुद्र केबिन के अंदर एंटर कर अपने टेबल पर जाता और इंटरकॉम प्रेस कर कहता, आन्या मैम ऑफिस आई हैं क्या? उधर से अमन की आवाज आती है, नो सर मैम ऑफिस नहीं आई हैं अब तक, बट उनका कॉल जरूर आया था आपके बारे में पूछने के लिए, मैंने बता दिया आप मीटिंग में हैं। यह सुन रुद्र सोचता हुआ ओके बोल फोन काट देता है और ड्रॉर से अपना फोन निकाल उसे ऑन कर जैसे चेक करता है उसकी भौं तन जाती, क्योंकि वहां आन्या के साथ से 8 मिस कॉल ढेर सारे मैसेज थे। रुद्र उस मैसेज को ऑन कर चेक करता है तो मैसेज कुछ इस प्रकार थे, आप कहाँ हैं? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? रुद्र, पापा, आन्या के डैड केवेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया, माँ का फोन आया था, मुझे घर जाना होगा, मैं अभी निकल रही हूँ, माँ अकेले हैं, साहिल भी नहीं है, सॉरी मैं आपसे पूछ नहीं पाई। आन्या के ऐसे मैसेज पढ़ रुद्र जल्दी से आन्या को कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह सब काफी डरावना था। रुद्र जियान को केबिन में बुलाता है और आन्या के पेरेंट्स की देख रेख के लिए डॉक्टर और उनकी टीम को वहां भेजने को कहता है। रुद्र भी निकलने को होता है कि अमन उससे काफी अर्जेंट मीटिंग के बारे में बताता है, जिसकी वजह से वह आन्या के पास नहीं जा पाता। मीटिंग अगर सिर्फ पैसों के लिए होती तो रुद्र छोड़ भी देता, लेकिन यहाँ काफी सारे वर्क का सवाल था, इसलिए रुद्र को मजबूर हुए वहीं पर रुकना पड़ा। वह अपने मन में कहता, आई एम सो सॉरी वाइफी, मैं इस वक्त तुम्हारे पास नहीं आ सकता, आई एम सो सॉरी। वहीं दिव्यांका ऑफिस से बाहर निकलकर कैफे में जाती और वहां आराम से कॉफी ऑर्डर कर अपने फोन को एकटक देखने लगती है, जैसे किसी की कॉल का इंतजार कर रही हो। तभी उसका फोन बजता है, जिसे देख दिव्यांका जल्दी से अपने कॉफी का मग साइड में रख फोन उठाती और जल्दबाजी में कहती है, डैड गिव मी गुड न्यूज। फोन की दूसरी तरफ से मिस्टर शैलेश राठी की काफी सुकून भरी आवाज आती है, बेटा गुड न्यूज ही है। आन्या अपने पिता का एक्सीडेंट की खबर सुन सब कुछ छोड़कर दौड़ी दौड़ी आ गई। जैसा सोचा था, अब तुम रिलैक्स करो और अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि जैसी हालत केवेंद्र की है वह 10-15 दिन यहाँ से हिल नहीं पाएगा। अपने पिता की बात सुन दिव्यांका काफी रिलैक्स होते हुए एक मुस्कान के साथ कहती है, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। थैंक यू डैड। शैलेश राठी अपने बेटी का थैंक यू सुन हंसने लगते हैं तो दिव्यांका कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे डैड आपने ज्यादा कुछ, आई मीन केवेंद्र अंकल ठीक तो है ना? अपनी बेटी का यूं शक देख शैलेश राठी कुछ उखड़े हुए टोन में कहते हैं, अरे रिलैक्स, वह ठीक है, अब तेरा बाप जरूर अपनी अकड़ में रहने वाला इंसान है, पर खूनी नहीं जो तुम ऐसा वैसा सोच रही हो। मेरे केवेंद्र से दुश्मनी थोड़ी है। अपने पिता की बात सुन दिव्यांका मुस्कुरा देती और फिर आन्या को वहां रोकने का कहकर कॉल कट कर देती है। दिव्यांका फोन काट कर एक डेविल स्माइल लिए अपने फोन को उंगलियों पर घुमाते हुए कहती है,
माय डियर, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी लाइफ में मेरे होते हुए सब कुछ इतना आसान होगा? जानती थी कि तुम अपना अतीत बताने के लिए तड़प रही होगी अपने पति को, लेकिन अगर तुम इतने सीधे सपाट बनकर अपना अतीत अपने पति के सामने रख दोगी तो मुझे मेरी जगह कैसे मिलेगी? अब तुम्हारा अतिथि मेरी मिसेज दिव्यांका रुद्रा चौहान बनने की सीढ़ी होगा। तुम वहां अपने बीमार पिता की खातिरदारी करो और मैं यहाँ तुम्हारे पति की। इतना बोलकर दिव्यांका अपने पर्स से पैसे टेबल पर रख मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। आन्या जब तक वहां पहुंची तब तक उसके पिता का बेस्ट ट्रीटमेंट रुद्र के कहने पर शुरू हो चुका था। एक छोटा एक्सीडेंट था जिसमें देख केवेंद्र जी को सिर पर हल्की सी और छाती में खरोंच आई थी, पर मुंह में हल्का हेयरलाइन फ्रैक्चर था जो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, पर उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर केवेंद्र जी का फुल चेकअप कर रहे थे और सारे टेस्ट भी रुद्र ने जैसे उनके लिए डॉक्टरों की फौज खड़ी कर दी थी। सारिका जी और आन्या का उन्हें ऐसे देख काफी बुरा हाल हो रहा था। आन्या की तो अपने पिता को यूं देख सांस ही थम रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आन्या कभी अपने पिता को यूं नहीं देख सकती थी क्योंकि शुरू से लेकर आज तक उसके पिता ही उसके सबसे बड़ी ताकत हैं, और उसकी ताकत को यूं कमजोर देख आन्या का क्या हाल हो रहा था वह वही जानती थी। उन्हें तब तक राहत नहीं मिली जब तक डॉक्टर ने उन्हें इस श्योर नहीं कर दिया कि वह ठीक हैं और मेडिसिन की वजह से उन्हें कल तक होश भी आ जाएगा। यह जान सारिका जी और आन्या के जान में जान आई। सारिका जी केवेंद्र जी के पास बैठी थी और आन्या बाहर से उनके लिए खाना लाती और उनके पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती, माँ आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। पापा अब ठीक हैं, कुछ खा लो। आन्या की बात सुन सारिका जी अपनी डबडबी आंखों को उठाकर आन्या को देखती हैं, फिर ना में सिर हिलाते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लिए फपक कर रो पड़ती हैं। आन्या अपनी माँ को यूं देख उन्हें शांत करवाने की कोशिश करती है तो सारिका जी केवेंद्र जी को देखकर कहती हैं, देखना लाडो क्या से क्या हो गया। अभी तो यह कह रहे थे कि अपनी लाडो की जिंदगी में खुशियां देखकर उन्हें अपनी जिंदगी 10 साल और बढ़ती नजर आ रही है, और उन बढ़ती जिंदगी में ना जाने कितनी सारी खुशियों की चाबी मिल रही है इन्हें, पर देख खुशियों की चाबी के आड़ में इन्होंने गम की चाबी उठा ली। देखना मुझे सताने की आदत जाती नहीं है इनकी, अब तक उठ ही नहीं रहे हैं। इतना बोलते बोलते सारिका जी टूट सी गई थी, जिन आंसुओं को वह ना जाने कब से संभाल कर हिम्मत बनाने की कोशिश कर रही थी, वह अपनी बेटी के सहारे सब बहा देना चाहती थी। अन्य अपनी माँ को यूं देख नहीं पा रही थी, लेकिन वह इस वक्त अपनी माँ के आंसू रोक नहीं सकती थी, इसलिए उनकी हिम्मत बनी रही। वह उनके आंसू पोंछे अपनी आंखों में विश्वास लिए कहती है, माँ सब ठीक है, पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस आप हिम्मत रखो और कुछ खा लो। अगर पापा उठे और आपको यूं देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने आपका ख्याल तक नहीं रखा, प्लीज मेरी खातिर थोड़ा सा खा लो। आन्या के लाख समझाने पर सारिका अंत में थोड़ा सा खा लेती हैं, फिर अपनी माँ को सुलाकर खुद अपने पिता को एक नजर देख कमरे से बाहर आ जाती है और कॉरिडोर की बालकनी में आते हुए अपने थामे आंसू को बहने के लिए छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर पल उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस वक्त वह काफी अकेला महसूस कर रही थी। आन्या बालकनी में बिल्कुल शांत सी खड़ी थी, लेकिन चेहरे की शांति आंखों के दर्द में छुप नहीं पा रही थी। तभी आन्या का ध्यान उसके फोन की घंटी से टूटा। वह जैसे ही चेक करती तो उसमें रुद्र का नाम फ्लैश हो रहा था। आन्या यह देखकर खुद को संभाल फोन उठाते हुए काफी दबी हुई आवाज में कहती है, हेलो रुद्र। आन्या की आवाज में खालीपन साफ महसूस कर सकता था। वह फिक्र और प्यार भरे वाले लहजे में पूछता है, सब ठीक हो जाएगा वाइफी? आन्या रुद्र की आवाज सुन अपनी आंखें बंद कर खुद को हिम्मत दिए धीमी आवाज में कहती है, हाँ रुद्र, थैंक यू पापा के इलाज में हमारी इतनी मदद करने के लिए। अगर वक्त पर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो पापा। इतना बोलते बोलते आन्या का डर और घबराहट से गला भर आया। रुद्र आन्या की बात सुन उसे प्यार से समझाते हुए कहता है, वाइफी ऐसे कैसे नहीं मिलता, और इसमें थैंक यू की क्या बात है? वह भी तुम्हारे पापा मेरे भी तो कुछ लगते हैं, ऐसे थैंक यू बोलकर तुम मेरा उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकती। रुद्र की बात सुन आन्या खामोश हो जाती है तो रुद्र की आवाज दोबारा आती है, तुमने खाना खाया? रुद्र का सवाल सुन आन्या खामोशी से उसके सवाल में सवाल पूछती है, आपने खाना खाया? रुद्र उसकी बात सुन छोटी मुस्कान के लिए कहता है, कैसे खाता, मुझे पता है कि मेरी वाइफ ही भूखी है।
आन्या के चेहरे पर भी उसकी बात सुन एक मुस्कान और आ जाती और कहती है, आप खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। रुद्र आन्या की बात सुन प्यार से कहता है, ऐसे कैसे खा लो अकेले, जबकि मुझे अपनी वाइफ के साथ खाना है। यह सुनकर आन्या अपने होठों को हल्का सा काटते हुए कहती है, यह कैसे पॉसिबल है रुद्र, आप वहाँ और मैं यहाँ हूँ। यह बच्चों वाली जिद छोड़ो और खाना खा लो, ऐसे रात को भूखे पेट नहीं सोते। रुद्र को समझाने की कोशिश करती है तो रुद्र एक जिद्दी बच्चे की तरह कहता है, मेरा ख्याल है पर अपना नहीं। यह सेम बात तुम्हें भी लागू हो सकती है। और रही बात बच्चों वाली जिद की, तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुम्हें, ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। फिर काफी सांसों में प्यार की महक लिए प्यार से सेंसुअस आवाज में कहता, और ऐसी कोई बात नहीं जो रुद्रराज चौहान के लिए पॉसिबल ना हो। तुम जहाँ मैं भी वहीं। आन्या ने रुद्र की बात सुन मुस्कुरा रही थी। अंत वाले शब्दों को सुन आन्या कुछ असमंजस में पीछे पलटकर देखती है, क्योंकि फोन के अंदर की जगह उसे अपने पीछे से वह आवाज आई थी। आन्या जैसे ही पीछे पलटती है, सामने देखा एक पल उसकी आंखें हैरानी से 10 गुना जैसे बढ़ जाती, क्योंकि रुद्र बिल्कुल उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। आन्या को जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र सच में उसके सामने खड़ा है या कोई सपना है। लेकिन जब उसकी नजर रुद्र के मुस्कुराते हुए होठों पर उसकी प्यार भरी नजर पर जाती है, रुद्र भी आन्या को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। दोनों कुछ पल यूं भी एक दूसरे से लिपटे होते हैं। आन्या की पकड़ तो रुद्र पर इस कदर कसी होती है कि वह एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहती हो। रुद्र प्यार से अपना सिर हल्का नीचे कर आन्या को देखता है, जो डबडबाई आंखें कसकर बंद किए हुए उससे लिपटी हुई थी। यह देख रुद्र प्यार से आन्या के सिर को हौले से सहलाते हुए कहता है, वाइफी क्या हुआ, तुम ठीक हो? आन्या उसकी बात सुन जल्दबाजी में जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और आपके करीब खुद को महसूस कर बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्र हल्का मुस्कुराहट लिए आन्या के चेहरे पर हाथ फेर कर कहता है, तो फिर अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो तो सही। आन्या उसकी बात सुनना में सिर हिलाते हुए छोटे बच्चों जैसा कहती है, नहीं आप दूर चले जाओगे मुझसे। रुद्र उसकी बात सुन कंफ्यूज से उसे देखता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आन्या क्या कह रही है और क्यों कह रही है, जबकि वह तो उसके पास है। लेकिन अगले ही पल उसे इस बात का रियलाइज होता है कि आन्या अब तक उससे एक सपना समझ रही थी और उसे हकीकत में नहीं मान रही थी। यह सब देख रुद्र आन्या को खुद से हल्का दूर कर उसकी बंद आंखों को प्यार से चूमता हुआ कहता है, वाइफी अपने आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, बिल्कुल पास। आज रुद्र के होठों के स्पर्श से अपनी आंखें और कसकर भींचकर ना में सिर हिलाती है, तो रुद्र उसकी इस अदा पर छोटी मुस्कान के साथ उसके करीब बढ़ता है और उसके गालों को अपने लबों से छूते हुए उसके कान के काफी करीब बढ़कर फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में कहता, यकीन दिलाने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं, लेकिन यहाँ आसपास के लोगों को शायद आपत्ति हो जाए। रुद्र की बात सुन आन्या जैसे अपने सुध में आती है और झटके से अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है, तो रुद्र उसे एक रहस्यमय मुस्कान दे रहा था, जिसे देख आन्या उतरते हुए रुद्र के सीने पर हल्का मारते हुए कहती, आप यहाँ कैसे, आपकी तो मीटिंग थी ना। रुद्र आन्या की बात सुन उसका हाथ थामे प्यार से कहता है, हाँ थी तो, लेकिन मेरी वाइफ इसे ज्यादा थोड़ी है और मुझे पता है इस वक्त तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हें अकेले कैसे छोड़ देता। आन्या उसकी बात सुन मुस्कुरा देती, फिर अपना सिर उसके सीने पर रखकर अपने एक हाथ से उसे होल्ड कर दूसरा हाथ उसके सीने पर रखते हुए कहती है, थैंक यू। आन्या की बात सुन रुद्र सुकून से उसे बाहों में लिए खड़ा रहता है, तो आन्या कुछ सोचते हुए कहती है, रुद्र धीमी आवाज में कहती है, आन्या क्या आप हमेशा हमारा साथ यूं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई भी बात हो कभी। आन्या के ऐसे पूछने पर रुद्र कुछ सकुचा सा गया। वह धीरे से आन्या को खुद से अलग कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या बात है वाइफी, सब ठीक है? यूं ऐसे अचानक, इस सवाल का क्या मतलब है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और ऐसा क्या है तुम्हारे मन में जो तुम्हें इस कदर परेशान कर रहा है, जो तुम मुझसे कहना चाहती हो पर वक्त और हालातों में रुक जाती हो? क्या बात है, बताओ मुझे। रुद्र के ऐसे सीधा सवाल पूछने पर आन्या उसकी तरफ एकटक देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वह कैसे अपनी बात रुद्र से कहे, जिसके लिए आन्या कब से हिम्मत जुटा रही थी। वह वक्त शायद फाइनली आ गया है, इसलिए आन्या अपने सांसों के घूंट गटक
लटकते हुए कहती है, वाह, आपको कुछ बताना चाहती थी, कुछ ऐसा जिसकी आपको खबर नहीं। आन्या के ऐसा कहने पर रुद्र काफी शांत प्यार से कहता है, क्या बात है वाइफी, बताओ मुझे। आन्या रुद्र की नजरों में एक नजर देख अपनी नजरें झुका लेती है, क्योंकि वह दर्द, वह डर, वह सब कुछ वह उसकी आंखों में देख बिल्कुल बयां नहीं कर सकती थी। आन्या कुछ कहने को होती है कि तभी सारिका जी भागते हुए उसके पास आती हैं और थोड़ी हड़बड़ाई टोन में कहती हैं, लाडो लाडो, जल्दी चलो, तुम्हारे पापा को होश आ गया, तुम्हारे बारे में कुछ पूछ रहे हैं। यह बोलते बोलते सारिका जी का ध्यान रुद्र पर जाता है। वह सकपकाए हुए खुद को संभाल कुछ हैरानी से कहती है, दामाद जी आप कब आए? सारिका जी के सवाल पर रुद्र कुछ कह पाता उससे पहले ही सारिका जी की बात सुन आन्या हड़बड़ाहट में खुशी से कहती है, क्या पापा को होश आ गया? सच? सारिका उसकी बात पर बस हाँ में सिर हिला देती है। तो आन्या खुशी से एक नजर रुद्र को देख वहां से केवेंद्र जी के कमरे की तरफ भागती है। आन्या के पीछे सब चल देते हैं। आन्या जल्दी से केवेंद्र जी के वार्ड का दरवाजा खोल अंदर आती है तो उसकी नजर बेड पर लेटे केवेंद्र जी पर चली जाती है, जो उसे देख मुस्कुरा कर अपना हाथ आगे किए उसे आने का इशारा कर रहे थे। आन्या तो अपने पिता को होश में आता देख जैसे अपने जज्बातों को रोक नहीं पाती और भागते हुए उनके सीने से लिपट कर रोते हुए कहती है, ऐसा कोई करता है पापा, मैं कितनी डर गई थी आपको ऐसे देख, आप अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। केवेंद्र जी आन्या की शिकायतों में डांट सुन मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरकर कहते हैं, लाडो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब इस बढ़ती हुई उम्र में थोड़ी बहुत लापरवाही तो हो ही जाती है। अब आप इसके लिए अपने पापा से रूठ जाएंगी तो मैं ठीक जल्दी कैसे हो पाऊंगा। आन्या जो अपने पिता की बात सुन मुंह बनाते हुए उनसे दूर हुए कहती है, यह गलत बात है पापा, आप अपनी डांट से हर बार यूं बच नहीं सकते। आन्या की बात सुन केवेंद्र जी बदले में उसे मुस्कुराकर देखते हैं तो उनकी नजर पीछे खड़े बाकी लोगों पर जाती है, जहां सारिका जी और रुद्र बाप बेटी के ऐसे अनमोल पल को देख रहे थे कि केवेंद्र जी रुद्र को देख अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए कहते हैं, अरे दामाद जी आप। केवेंद्र जी इतना बोलकर उठने को होते हैं कि उन्हें हल्का दर्द का एहसास होता है, जिसे देख आन्या परेशान होते हुए उन्हें रोकती है। तो रुद्र भी उनका साथ देते हुए रिस्पेक्ट से कहते हैं, डैड उठने की कोई जरूरत नहीं, आप अभी रिकवर नहीं हुए हैं पूरी तरह से, इसलिए आप आराम करो। केवेंद्र जी आगे कुछ कह पाते तभी कमरे में डॉक्टर की टीम आती है और वहां रुद्र को खड़ा देख वहां के सीनियर डॉक्टर रुद्र को ग्रीट करते हैं। रुद्र उन्हें केवेंद्र जी को चेक करने के लिए कहता है और सब बाहर चले जाते हैं। सारिका जी अंदर ही रुकती हैं अपने पति के पास। रुद्र के वहां खुद आने की वजह से हॉस्पिटल का जैसे रुख ही मुड़ जाता है। वहां के ऑनर से लेकर सारे इंचार्ज वहां सिर्फ केवेंद्र जी के लिए खड़े होते हैं। डॉक्टर केवेंद्र जी का चेकअप करके उन्हें बताते हैं कि वह अब बिल्कुल ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं, बस कुछ टाइम प्रॉपर रेस्ट करने की जरूरत है। रुद्र डॉक्टर से कुछ बाकी डिटेल लेता है तो कुछ देर में वह सब वापस चले जाते हैं। सारिका जी कमरे में से बाहर आती हैं तो इस वक्त उनके नजर में एक सुकून था। केवेंद्र जी बिल्कुल ठीक हैं, या उनके लिए सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए वह रुद्र की सबसे बड़ी शुक्रगुजार है। अगर वह नहीं होता तो केवेंद्र इस वक्त इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। सारिका जी रुद्र के पास आती हुई उसके सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, दामाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप वक्त पर यह सारे इंतजाम नहीं करते तो मैं। सारिका जी बोलते बोलते उस नाजुक पल में खोकर कमजोर पड़ती हुई कहती हैं तो आन्या जो रुद्र के साथ ही खड़ी थी वह आगे बढ़ अपनी माँ के जुड़े हुए हाथ को थाम उन्हें रोकते हुए कहती है, माँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी रुद्र भी आन्या का साथ देते हुए काफी पॉजिटिव टोन में कहता है, बिल्कुल, मेरा तो आप दोनों से रिश्ता भी है और आप दोनों तो मेरी फैमिली हैं, और फैमिली के लिए कुछ करने के लिए शुक्रिया की क्या जरूरत है। फिर कुछ पल सोच कर कहता है, हमारा रिश्ता वैसे जुड़ा तो नहीं, लेकिन रिश्तों का महत्व इससे कम नहीं होता। फिर आन्या को एक नजर देख कर कहता है, आपकी बेटी ने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, बिना किसी स्वार्थ के सबको प्यार दिया है, उनके दुख में कभी साथ दिया तो कभी उनका दुख मिटाया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसके परिवार का साथ दूं। आपकी बेटी के जितना तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर रहेगी। फिर एक पल हल्की हिचकिचाहट में कहता है, माँ। सारिका जी रुद्र के मुंह से माँ सुन उसे बस ताकते रह जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं
आज जैसे उन्हें उनके दामाद के रूप में बड़ा बेटा मिल गया हो। वह इस वक्त खुद को काफी भावुक महसूस कर निशब्द हो चुकी थी। रुद्र के शब्द आज जैसे उनकी चिंता पर एक मरहम जैसा काम कर रहे थे। अन्या रुद्र की बात सुन खुद काफी प्राउड होते हुए उसे देख रही थी, फिर अपनी माँ के आंसू देख उन्हें पोंछते हुए ना में सिर हिलाती है तो सारिका जी आगे बढ़कर अन्या और रुद्र के सर पर हाथ फेर कर कहती हैं, भगवान ने जैसे आज मुझे सच में सब दे दिया, बस यही दुआ है, तुम दोनों खुश रहो। फिर खुद को संभाल रुद्र से कहते हैं, दामाद जी आप इसे घर ले जाइए, मैं जानती हूँ इसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा और ये चिंता में गिर रही होगी, इसलिए इसे घर ले जाइए, मैं हूँ इनके पास। सारिका जी की बात सुन अन्या झट से उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आराम की जरूरत मुझे नहीं आपको है, आप घर जाओ, मैं रहती हूँ पापा के पास। सारिका जी अन्या की बात सुन उसके गालों पर हाथ फेरते हुए उसे समझाते हुए कहती, नहीं लाडो, इसकी जरूरत नहीं है और घर जाकर तुम्हारे पापा की चिंता में रहने से ज्यादा अच्छा है मैं उनके पास ही रहती हूँ। तुम घर जाओ दामाद जी के साथ, अब यह हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती ना। सारिका जी की बात सुन अन्या एक नजर रुद्र को देखती है तो वह विश्वास में अपनी पलकें झपकाए देता है, जिससे अन्या भी हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। रुद्र के साथ अन्या और रुद्र हॉस्पिटल से निकलकर वहां से चले जाते हैं। अन्या कार में चुपचाप बिना कुछ कहे बस अपना सिर टिका देती है, जिसे देख रुद्र भी कुछ नहीं कहता। कुछ पल में कार एक होटल के बाहर रुकती है तो रुद्र की नजर अन्या पर जाती है, जो दिन भर की थकान के कारण रुद्र की बाहों में सुकून से सो रही थी। रुद्र यह देखकर अन्या के बालों को उसके चेहरे से मारते हुए एक छोटी सी मुस्कान के साथ देखता, फिर गोद में उठाकर उसे होटल के अपने स्वीट में ले जाता है और बेड पर आराम से सुलाकर खुद फ्रेश होने के लिए चला जाता है और अन्या के करीब बढ़कर प्यार से उसे देखने लगता है। पर कुछ पल यूं ही देखने के बाद अन्या के चेहरे पर नींद में बदल रहे भाव को देख रुद्र प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, क्या बात है वाइफी, जो तुम मुझसे कब से कहना चाहती हो लेकिन हर बार वह बात हमारी अधूरी सी रह जाती है। अब लगता है कुछ पल और अधूरे रह जाएंगे। इतना बोलकर रुद्र प्यार से अन्या के माथे को किस करता है, फिर कुछ पलों में उसके होठों को हल्का सा चूम कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। सुबह का वक्त अन्या की जब नींद खुलती है तो उसका ध्यान एक अनजाने कमरे में जाता है तो वह हड़बड़ाहट में उठकर बैठ जाती है। अपनी आंखें हैरानी से बड़ी कर आसपास डोलती है तो उसे रियलाइज होता है कि यह होटल का कमरा है जहाँ वह रुद्र के साथ में आई थी। रुद्र का ख्याल आते ही अन्या एक नजर घड़ी को देखती है जहां अभी सुबह के 10 बज रहे थे। यह देखकर अन्या अपना सिर पकड़ लेती है क्योंकि वह काफी लेट तक सोती रह गई और रुद्र इस वक्त वापस मुंबई लौट चुका था। अन्या जानती थी कि रुद्र को इस वक्त ऑफिस में काफी जरूरी काम है, वह तो कल रात बस उसका साथ देने और उसे रिलैक्स फील करवाने इतनी दूर आया था। यह सब सोच अन्या के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान खिल गई। वह मुस्कुराते हुए बेड से उठती है तो सामने ही उसे अपने लिए एक परफेक्ट और सारी उसकी पसंद का नाश्ता दिखाई देता है और साथ ही एक लेटर चॉकलेट पेस्ट्री के साथ। अन्या मुस्कुराते हुए उसे उठाकर पढ़ने लगती है तो यह रुद्र की ही लिखावट थी। डियर वाइफ जी, जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर मेरे नाम की बड़ी सी मुस्कान होगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर वह भी प्यार से पेट नहीं भरता, इसलिए यह खास ब्रेकफास्ट ओनली फॉर माई लवली वाइफी। अन्या रुद्र के चंद शब्द पर मुस्कुरा उठती है और प्यार से उस लेटर को चूम कर खुद से कहती है, आप ऐसे क्यों हैं रुद्र, आप मेरी सारी बातों को यूं बिना कहे कैसे समझ जाते हैं, इतना ख्याल ना रखो मेरा, कहीं मैं आपके प्यार में खुद लापरवाह ना हो जाऊं। थैंक यू रुद्र, फिर बिग माई लाइफ। इतना बोल अन्या की नजर उस चॉकलेट पेस्ट्री पर टिक जाती है जो काफी टेस्टी लग रहा था। अन्या जल्दी फ्रेश होकर वह नाश्ता एंजॉय करती है और खुद की ढेर सारी फोटो क्लिक कर रुद्र को सेंड करती है। अन्या काफी खुश थी। वह फिर तैयार होते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वह इन सब के बीच जैसे वह बात भूल ही गई जो उसे रुद्र से करनी थी और कोई इसी बात का फायदा उठाने की फिराक में था। 2 दिन के बाद अन्या इन बीते 2 दिन अपने पिता केवेंद्र जी के साथ रुकती है और उनका ख्याल रखती है। रुद्र काम में काफी बिजी होने के बावजूद अन्या से टाइम टू टाइम उसकी अपडेट लेता रहता है, लेकिन वह अभी एक बार भी अन्या से मिलने आ नहीं पाया था क्योंकि अचानक ही रुद्र के अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए वह 1 महीने से
पीछे काफी मेहनत कर रहा था। उसकी डिटेल काफी हद तक मार्केट में लीक हो चुकी थी, की वजह से रुद्र को वह महीनों के काम अब कुछ दिनों में दोबारा करना पड़ रहा था। आन्या की इस बात की खबर थी, इसलिए वह भी रुद्र का साथ देते हुए उसे समझती थी। केवेंद्र जी अब बिल्कुल ठीक थे और उनका मन घर जाने को कर रहा था, इसलिए आज आन्या और सारिका जी उन्हें डिस्चार्ज करवा कर घर ले जाती हैं। आन्या अपने पिता को बेड पर लिटाकर उन्हें डांटते हुए कहती है, पापा हम घर आ गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी हेल्थ के प्रति लापरवाही दिखाएं। आपको अभी भी अपना पूरा ख्याल रखना है। केवेंद्र जी आन्या की डांट सुन मुस्कुरा देते हैं और एक नज़र अपनी पत्नी को देखकर हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा, हमारी इतनी मजाल कि आपकी निगरानी में हम लापरवाही करें। आप चिंता ना करें, हम बिल्कुल ठीक हैं और आप हमारा ही ख्याल रखोगी तो हमारी बीमारी भी कम से कम कोसों दूर भागेगी। आन्या केवेंद्र जी की बात सुने एक नज़र उन्हें घूर कर मुस्कुरा कर देखती है, फिर टेबल से दवा उनको देती है तो सारिका जी पानी का गिलास उन्हें देते हुए कहती हैं, आप तो अपनी बेटी के मोह में यह भूल गए कि उसका भी एक और घर है और वहाँ के लोगों को भी इसकी जरूरत है। केवेंद्र जी सारिका की बात सुन एक पल को जैसे निराश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल खुद के लिए दिल को तसल्ली देते हुए कहते हैं, या तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम तो सच में भूल गए थे। फिर आन्या को देखकर कहते हैं, बेटा आपका वहाँ इतने दिन रुकना सही नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक हैं और घर भी आ गए हैं, आपको जाना चाहिए वापस। अपने पिता की बात सुनकर उनके पास बैठकर कहती है, पापा लोग तो कहते हैं बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है, लेकिन आपने तो सच में हमें पराया बना दिया। अब क्या मैं आपके पास कुछ दिन खुद के लिए नहीं रुक सकती? दादाजी और डैड को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। केवेंद्र जी आन्या की बात सुन कुछ कहते उससे पहले सारिका जी आन्या के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, पर बेटा दामाद जी। अब दामाद जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी सारिका जी आगे कुछ कहती उससे पहले ही आन्या ने उनका हाथ अपने कंधे पर लेते हुए अपने हथेलियों के बीच दबाते हुए विश्वास से कहती है, माँ उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वैसे भी आपका दामाद वहाँ अपने काम में काफी बिजी है, उनके पास अभी आपकी बेटी के लिए फुर्सत नहीं है, इसलिए मैं तो अब खुद सारा लाड प्यार दोनों से लेकर ही जाऊंगी। फिर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, आप यह सब छोड़ो, मैं अभी कुछ अच्छा आपके लिए बनाकर लाती हूँ, आप आराम करो। इतना बोलकर आन्या वहां से निकल गई। केवेंद्र जी सारिका जी एक नज़र एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा देते हैं। वहीं शाम का वक्त रुद्र अपने रूम में तैयार हो रहा था। जैसे ही जाने को हुआ तभी उसका फोन बजता है तो सीरियस एक्सप्रेशन के लिए फोन को लेकर खिड़की के पास आता है और कान पे लगाते हुए कहता है, हाँ अमन, क्या अपडेट है? उधर से अमन की भी काफी सीरियस टोन में आवाज आती है, बॉस प्रोसेस नॉट अप टू मार्क, क्लाइंट काफी गुस्से में है, अब एक ही रास्ता है, फेस टू फेस डील करना होगा। अमन की बात सुन रुद्र कुछ सोचते हुए झट से कहता, ठीक है आई नाउ, तुम एक काम करो, चेक ऑल टाइम आर रेडी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रुद्र अमन को इंस्ट्रक्शन दे ही रहा था कि तभी कोई पीछे से आकर रुद्र को कसकर थाम लेता है और काफी टाइट हक करता है, जिसे महसूस कर रुद्र एक पल के लिए चौंक जाता है, लेकिन जब उसकी धड़कनों को एक जानी पहचानी सा एहसास होती है तो कुछ उचक सा जाता है। वह जल्दी से अमन को लास्ट इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता, तुम सबको तैयार रहने को कहो, आई एम कमिंग, आई हाफ आवर सी यू इन द एयरपोर्ट। इतना बोल रुद्र फोन जल्दी से काट अपने सीने पर रखे हाथों को थामते हुए प्यार से कहता है, क्या बात है वाइफी, तुम अचानक यहाँ मेरे बिना, तुम्हारा दिल नहीं लगा? रुद्र के ऐसे बोलने पर भी आन्या की कोई प्रतिक्रिया ना होते देख रुद्र कुछ उचक सा जाता है। वह कुछ कहता है तभी उसके दिल को चुभने वाले एहसास होते हैं, जिसे महसूस कर रुद्र जल्दी से आन्या का हाथ पकड़ उसकी तरफ करता है, लेकिन जब उसकी नजर उसके चेहरे पर जाती तो वह एक पल के लिए हैरान रह जाता है। रुद्र पहले तो आन्या को यूं वापस लौटा देख हैरान था, क्योंकि सुबह जब उसकी बात हुई थी तब आन्या ने साफ साफ कुछ दिन और रुकने के लिए इच्छा की थी, जिससे रुद्र ने कुछ सोचते हुए हामी भर दी। अब यूं अचानक लौटना और ऊपर से जब उसने आन्या के चेहरे को अपने सामने लाकर देखा तो उसकी आंखों में नमी देख परेशान हो गया। वह जल्दी से आन्या के गालों को अपने हाथों में थामते हुए उसके करीब बढ़कर फिक्र और बेचैनी से कहता है, क्या हुआ वाइफी या आंसू, किसी ने कुछ कहा तुमसे? क्या हुआ? डैड तो ठीक हैं और तुम यूं अचानक मुझे बताया भी नहीं, क्या बात है, सब ठीक है ना? आन्या को चुप देखकर रुद्र अपनी बेचैनी में सवाल के बाद सवाल लगातार पूछता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या बात हुई है। वह काफी ज्यादा आन्या के आंसू देखकर घबरा गया था। आन्या को अब तक कुछ ना बोलते
बोलते देख रुद्र उसके चेहरे के करीब बढ़ा। उसके माथे को अपने माथे से सटाते हुए काफी बेचैनी से कहता है, क्या बात है वाइफी, कुछ तो कहो। तुम तो जानती हो तुम्हारे आंसू मेरे लिए तीर के जैसे हैं, जो मेरे दिल को लगातार घायल कर रहे हैं, और ऊपर से तुम्हारी यह खामोशी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। अच्छा, कम से कम एक नज़र मेरी आंखों में तो देखो प्लीज। रुद्र के इतना रिक्वेस्ट करने से आन्या अपनी भरी पलकें उठाकर उसे देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। रुद्र की आंखों में जहां बेचैनी थी, तो वहीं आन्या की आंखों में बिल्कुल अलग से मिले जुले काफी सारे भाव थे। वह 2 पल रुद्र को यूं देख आगे बढ़ उसके सीने से लग जाती है और काफी मजबूती से जकड़ कर कहती है, रुद्र आप मुझसे प्यार करते हैं ना? आन्या का यूं अचानक इस तरह सवाल सुन रुद्र को एक अच्छा सा लगा। वह हैरानी और असमंजस भरे भाव के साथ अपनी आईब्रो सिकोड़ कर कहता है, वाइफी यह कैसा सवाल है? आज यूं अचानक तुम्हें मेरे प्यार पर शक है? आन्या उसकी बात सुन वैसे ही उसके सीने में दुबके हुए कहती है, नहीं, मुझे आपके प्यार पर शक नहीं है रुद्र, बस आज इस दिल को एक तसल्ली की जरूरत है। इतना बोलकर वह अपनी पकड़ रुद्र पर और कसते हुए कहती है, आप कभी भी मुझे छोड़कर जाएंगे? मैं सच में नहीं जी पाऊंगी अब आपके बिना। रुद्र को आज आन्या का यूं यह सब कहना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जहां तक वह जानता है अपनी बीवी को, वह तो काफी स्ट्रोंग होती है और रिश्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाने वाली होती है। लेकिन आज जिस आन्या से वह मिला वह काफी अलग थी। रुद्र आन्या ने इस वक्त सवाल पूछने से ज्यादा आन्या को संभालना जरूरी समझा, इसलिए वह भी कसकर आन्या को थामते हुए प्यार से कहता है, वही मेरा भी कुछ ऐसा होता है तुम्हारे बिना। मेरा बस चले तो मैं कभी एक पल को भी तुम्हें ना छोड़ूं। अगर डैड की तबीयत की बात ना होती तो मैं वाइफी तुम्हें जाने नहीं देता, हमेशा अपने इतने करीब रखता। कि फिर कुछ सोच मुंह बनाकर कहता है, लेकिन एक तुम ही हो जो मुझसे हर पल दूर भागना चाहती हो। आन्या उसकी बात सुन अचानक ही अपना सिर उठाकर रुद्र की तरफ देख कर कहती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। मैं भी हर पल आपके पास रहना चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, मत जाइए आप ऑस्ट्रिया। आन्या की बात सुन रुद्र अपनी आंखें छोटी कर उसे देखता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि आन्या को कैसे पता चला कि वह अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहा है। उसकी तो इस बारे में बात नहीं हुई, और यह बात 1 घंटे पहले ही डिसाइड हुई कि रुद्र सारा मेंस ठीक करने के लिए अपनी टीम के जरूरी मेंबर के साथ ऑस्ट्रिया के लिए निकल रहा है, और आन्या उसे यूं रोक रही है। आन्या उसके भाव देख उसका गाल अपने एक हाथ में थामते हुए बेचैनी से कहती है, मत जाइए ना, मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं आपको अपने से दूर जाने दूं। प्लीज मेरे खातिर मैंने कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, बस यह मांग रही हूँ, आप मत जाइए प्लीज। आप मुझसे कहें कि आप नहीं जा रहे हैं। रुद्र प्लीज बोलो ना रुद्र। आन्या की यह अजीब सी रिक्वेस्ट सुन दंग रह गया था। वह क्या कहे उसे भी समझ नहीं आ रहा था। जो आन्या उसकी कामयाबी और उसके काम की रिस्पेक्ट करती थी, उसके साथ खड़ी रहती थी, आज वह आन्या उससे इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पीछे हटने को कह रही है। लेकिन क्यों? आन्या की बातें, उसकी आंखों में छुपे हुए कुछ अनकहे इमोशन काफी अलग थे, जिससे उसके मन में हजार सवाल उठ रहे थे। यह सारी बात रुद्र की समझ से परे थी। आन्या के बार बार कहने पर रुद्र उसके गालों को होल्ड करते हुए अपने करीब कर उसे शांत करते हुए कहता है, वाइफी रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम शांत हो जाओ। आन्या रुद्र की बात सुन अपनी बात कंफर्म करते हुए उसके आंख में देख कर कहती है, पक्का? रुद्र उसकी बात पर बस अपनी पलकें झपका देता है, तो आन्या सुकून से एक पल अपनी आंखें बंद कर लेती और रुद्र के माथे पर अपना माथा सटाते हुए खामोशी से खड़ी रहती है। रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों कुछ पल यूं ही रहते हैं। कुछ पल बाद रुद्र अपनी आंखें खोलता है, तो उसकी नजर आन्या के बंद पलकों पर पड़ती है, जिसे देख रुद्र आगे बढ़ उसे बारी बारी से दोनों को चूम लेता है। रुद्र के प्यार भरे एहसास के लिए आन्या सिहर सी जाती है और उसकी पकड़ रुद्र पर इस कदर कस जाती है जिससे एहसासों की हवा मिल जाती है। उसके अंदर एक सेंसेशन सा होने लगता है। आन्या धीरे से अपनी पलकें खोलकर उसकी आंखों में देखती है, तो रुद्र को उसकी आंखों में अब भी कुछ बेचैनी दिखाई देती है, जिसे शांत करने के लिए रुद्र उसके करीब बढ़ता हुआ अपनी हथेलियों को उसके गालों से सहलाते हुए आन्या की गर्दन तक ले जाता है, और अपने सांसों की तपिश में उसके होंठों को सहलाते हुए अपने होंठों से उसे शांत करने के लिए उसके होंठों पर रख उसे धीरे धीरे चूमने लगता है। रुद्र आन्या को फील करते हुए काफी हौले हौले से अपने किस को एंजॉय करता है। वह जैसे अपने हर मुंह में आन्या के दिल दिमाग में बस अपने प्यार की खुशबू भी खेलना चाहता है।
उसकी धीमी और सेंसुअस किस आन्या को पूरी तरह से पागल बना रही थी। अपनी पकड़ रुद्र पर कसते हुए बस उस पल को एंजॉय कर रही थी। दोनों इस कदर मदहोश हो चुके थे कि दोनों को होश नहीं रहा और कब उनकी जेंटल और प्यारी सी किस पैशन और जुनून में भर गई। दोनों एक दूसरे के होंठों से होते हुए एक दूसरे के रूह में जैसे उलझ से गए थे। रुद्र का जुनून अब जैसे आन्या के लिए एक आग सा बन चुका था। वो अपना हाथ आन्या की गर्दन से हटाते हुए नीचे की ओर ले जाता और काफी टाइट उसकी कमर को पकड़ उसे कुछ ऊपर हवा में उठा देता है। प्यार की आग कब आन्या की भी जाग चुकी थी। वह भी रुद्र के गर्दन को टाइटली होल्ड कर उसे किस करने में मदहोश हो चुकी थी। आन्या को शांत करने के लिए की गई सब रुद्र को बेकाबू कर रही थी। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इतनी लॉन्ग और पैशन से भरी किस में आन्या की सांसें खत्म होने लगी थी, जिसे महसूस कर रुद्र काफी जोर से उसके होठों को बाइट करता हुआ उसे अलग करता है, जिसे आन्या रुद्र की डिजायर को ललकारने वाली आह भरती है। इसके बाद तो अब उसे होश ही नहीं रहता। वह एक झटके में आन्या को दीवार की तरफ पुश करता हुआ एक हाथ से उसकी कमर को, उसके हाथ से उसके हाथों को होल्ड कर उसके गले पर किस करने लगता है। रुद्र इस वक्त बिल्कुल जेंटल नहीं था कि अपने काबू में रहना चाहता था। वह बस उसे प्यार करना चाहता था, इस कदर प्यार करना चाहता था कि आन्या का हर दर्द, हर बेचैनी कहीं कोसों दूर भाग जाए और रहे तो बस रुद्र के प्यार की खुशबू। वह खुशबू जो रुद्र को हर पल आन्या के होने से मजबूर कर देती है। वह चाहे कितना भी अपना प्यार लुटाए, उसके लिए हर पल यह कम ही होता है। शायद प्यार का नशा ही इस कदर होता है, जहाँ सांसों की तपिश और होठों की सनसनाहट ऐसी ही है जो आपको अपने एहसासों में बेकाबू कर जाए। ऐसे ही पल अभी आन्या और रुद्र जी रहे थे। रुद्र के होंठ लगातार आन्या के गले से होते हुए उसके कंधे पर तक चल रहे थे। रुद्र ने एक झटके से आन्या का पल्लू उसके कंधे से गिराकर अपने प्यार की दास्तां लिख रहा था। आन्या लगातार उस पल में डूबे चली जा रही थी। उसकी उंगलियों के जैसे ही उसके भी एक दूसरे से उलझ से रहे थे। आन्या की भी अब उंगलियां रुद्र की गर्दन से होते हुए उसके नेक तक पहुंच चुकी थी। वह उसे एक झटके में निकालते हुए अपने हाथों में उसके शर्ट को जकड़ एक दूसरे के विपरीत खींच उसके शर्ट के सारे बटन एक झटके में तोड़ फर्श पर बिखेर देती। आन्या भी अपने होंठ रुद्र की गर्दन से होते हुए उसके शोल्डर पर फिसला रही थी। आन्या लंबी आहें भरते हुए कसकर उसके चेस्ट पर बाइट करती है, जिसे महसूस कर रुद्र एक आह भरकर खुद को काबू नहीं कर पाता। आन्या ने उसकी बची खुची कंट्रोल पावर को ललकारा था। जैसे वह इस झटके में आन्या को अपने करीब करता हुआ उसे पलट देता है, जिसे आन्या की पिच बिल्कुल उसके सामने होती है। वह एक नजर उसे देख आन्या की पीठ को अपने हाथों से धीरे धीरे छूकर उसे छील कर तराश रहा था और फिर झुककर उस पर अपने होंठ रख उसे बेतहाशा चूमने लगता है। उसकी हर किस रुद्र आन्या के लिए अपनी फीलिंग बयां कर रहा था। उसके पीठ पर अपने होंठों से चूमता हुआ उन्हें बाइट भी करता है। उसके ब्लाउज को एक झटके में अपने हाथों से फाड़ देता है, जिसे देख आन्या जल्दी से अपना हाथ सीने पर रख उसे बचे हुए कपड़े से खुद को संभालती है। और रुद्र अब काफी कशिश लिए वह बस आन्या को महसूस कर रहा था। आन्या बस अपनी आंखें बंद कर रुद्र के दिए हुए हर एहसास को जी रही थी और साथ ही उसके बाइट करने पर उसके मुंह से रुद्र की डिजायर को जगह देने वाली फीलिंग निकल रही थी, जिसे अब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रुद्र उसे अपने करीब खींचता हुआ उसकी गर्दन को दोबारा चूमना शुरू करता है तो आन्या एक मदहोशी की आह लिए कहती है, रुद्र इन लम्हों के बीच अपना नाम सुनना तो उसके लिए सच में डिजायर को ललकारने के समान था। वह उसे कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ करता है और फिर वह एक झटके में आन्या को अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड की तरफ ले जाता है। आन्या जो कि रुद्र की बाहों में थी, वह उसे देखती है तो उसकी आंखों में उसे वही डिजायर दिखता है जो उसे पहली बार खुद के लिए दिखा था, शायद उस पल से भी ज्यादा। यह देख आन्या को जैसे सुकून सा मिलता है कि रुद्र की फीलिंग उसके लिए ना बदली ना कम हुई, बल्कि बस बढ़ती ही जा रही थी। वह वैसे ही उससे पहले की तरह चाह रखता था जैसे पहली बार रखता था। यह नहीं था कि यह सब वह लोग पहली बार कर रहे थे, लेकिन वह एहसास जो उसे रुद्र हर बार उसे रुद्र करवाता है, हर वक्त तो नया सा होता है और खास होता है। आन्या दो पल उसकी आंखों में देख कुछ शर्मा सी गई। वह अपनी पलकें झुका लेती है तो रुद्र मुस्कुरा देता है। रुद्र काफी प्यार से आन्या को बेड पर लिटाता है और खुद उसके करीब बढ़ता है। आन्या के हाथ जो कि उसके सीने पर थे, रुद्र यह देख आन्या के हाथों को जकड़ते हुए उसे हटाने को कहता है कि आन्या अगले ही पल सोचकर शर्मा जाती है और अपनी पलकें दूसरी साइड करते हुए उसे बंद करती है। तो रुद्र मुस्कुराते हुए आन्या के करीब बढ़ता है और उसके
ऊपर आते हुए उसके गालों को चूम कर कहता है, वाइफी तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे यह हमारा फर्स्ट टाइम है। आन्या उसकी बात सुन एक झटके में उसकी तरफ देखती है और आंखों में देखकर उसके गालों को अपने हाथों से थाम बेहद प्यार से कहती है, आपका हर एहसास मेरे लिए नया होता है। आन्या की बात सुन रुद्र प्यार से उसे देखने लगता है, लेकिन तभी उसके इस लम्हे को डिस्टर्ब करने के लिए रुद्र का फोन बजता है, जो कि उसके पॉकेट में था। रुद्र इस पल को स्किप नहीं करना चाहता था और ना ही जानने में इंटरेस्ट था कि किसका कॉल था। वह पहली बार तो इग्नोर करना चाहता था, पर दूसरी रिंग पर रुद्र फोन स्विच ऑफ करने के लिए हल्का सा आन्या से दूर होते हुए अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकालता है तो सामने अमन का नाम फ्लैश होता दिखाई देता है, जिसे देख रुद्र के ध्यान में आता है कि उसने सबको एयरपोर्ट पर उसका वेट करने के लिए बोला था, उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया के लिए जो निकलना था। लेकिन आन्या के मना करने पर और उसकी डिजायर को शांत करने के लिए रुद्र बाकी लोगों को कुछ इन्फॉर्म नहीं कर पाया। यह सब देख रुद्र एक पल के लिए सोचने लगा। वहीं आन्या, जिसका दिल फोन की पहली घंटी से ही जोरों से धड़कने लगा था, वह रुद्र को अपने प्यार भरे पल को छोड़ फोन लिए देख और भी ज्यादा डर जाती है। आन्या ने भी अमन का नाम और रुद्र के एक पल बदले और सोचते एक्सप्रेशन देख लिए थे, जिसके बाद उसका दिल और भी तेजी से घबराने लगा। रुद्र जैसे ही फोन उठाता है या कुछ कहता है, आन्या उसके बिना कोई मौका दिए अपने करीब खींचती है और एक झटके में उसके होठों पर अपने होठ उसे किस करने लगती है। आन्या काफी वाइल्ड हुए रुद्र को किस कर रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह कितनी बेचैन है। आन्या के ऐसा अचानक रिएक्ट करने पर रुद्र को जैसे संभलने का एक मौका तक नहीं मिला। वह सीधा उसके प्यार की गिरफ्त में कैद हुए जा रहा था। आन्या रुद्र से वह आज फिर वही करवाना चाहती थी जो कुछ पल पहले दोनों के बीच थी। अब रुद्र को भी आन्या के इस एहसास का एहसास हो चुका था, इसलिए वह अपना ध्यान कहीं ना भटकाते हुए प्यार में डूबे जा रहा था। अब रुद्र कहाँ रुकने वाला था। आन्या के जुनून वाले इश्क में उसे भी जैसे पागल बना दिया था। उसके अंदर एक अलग सेंसेशन पैदा कर रहा था और उसे ढेर सारा प्यार करने की ख्वाहिश जगा चुका था। वह भी उसका साथ देते हुए उसके होठों से अपने मुंह के हर कोने में अपने प्यार के स्वाद को बिखेर खुद के एहसास छोड़ रहा था। कुछ देर बाद उसके होंठ से अलग होते हुए उसके गालों से होते हुए उसके नेक तक ले जाता है। अपनी नोज उसके होंठ से धीरे से टच करता है, जिसे फील कराने से आंखें उसकी बंद हो जाती हैं। उसकी पकड़ रुद्र पर कस जाती है, जिसके निशान रुद्र के पीठ पर और गर्दन पर थे। रुद्र भी अपने जुनून में उसे प्यार में लगा होता है और दोनों अपने अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। रुद्र जैसे खुद पर काबू न रखते हुए आन्या को अपने प्यार का एहसास दिलाने में लग जाता है। इतना जुनून, इतनी कशिश आन्या झेल नहीं पाती, लेकिन जैसे आज वह रुद्र से हारना नहीं चाहती है। जैसे अब तक उसके दिल में डर हो कि अगर वह हार मानी तो रुद्र उसे छोड़कर चला जाएगा। दोनों अपने अपने मंजिल पर भी एक दूसरे से बस खोए हुए थे। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।